आज की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की होने वाली है, जो कि हमारे मेन लीड से डिवोर्स लेने वाली थी। लेकिन यहाँ पर एक पंगा हो जाता है। हमारा मेन लीड जब हमारी फीमेल लीड को किस करता है, तभी उनकी सोल एक दूसरे की बॉडी में स्वाइप हो जाती है। एंड इस स्टोरी में हमें फोर्स्ड मैरिज भी देखने को मिलेगा। खैर, आज की स्टोरी तो बहुत ज्यादा मजेदार भी होने वाली है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड शॉ को दिखाया जाता है, जिसे इस वक्त उसके पेरेंट्स ने किडनैप कर रखा था। फादर कहते हैं कि तुमने अपने पेरेंट्स से कहा है कि तुमने ये रजाई बेची थी जिसे तुम्हें पैसे मिले 30 मिलियन। मॉम कहती है तुमने सीक्रेटली फू फैमिली में मैरिज कर ली है, अब तुम एक रिच वाइफ हो, तुम अभी मिस्टर फू को कॉल करो। शॉ सोचती है मुझे वो फू बचाने के लिए नहीं आएगा, और सोचती है कि उसने मुझसे मैरिज सिर्फ अपनी फू फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए की है। उसके फादर फू को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ मेरे हाथों में है, आधे घंटे के अंदर 30 मिलियन लाओ, अदरवाइज मैं उसके सर पे बम फोड़वा दूंगा। फू तो यहाँ पर शाओ के बारे में सुनकर परेशान हो जाता है। एक्चुअल में शाओ के पेरेंट्स बहुत ज्यादा ग्रीडी थे। फिर फादर जानबूझकर शाओ के पास फोन देते हैं और कहते हैं कि रो। शाओ तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। तभी मॉम पीछे से उसके बाल खींचती है, जिससे उसे पेन होता है। मॉम कहती है कि हम लोग के प्रयास सारे बेफालतू थे, और बाय द वे तुम सॉन्ग फैमिली से भी नहीं हो। शाओ कहती है कि क्या मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं कहाँ। मॉम कहती है कि तुम कई वर्षों से मिलने नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें नहीं चाहती। शाओ कहती है कि इस दुनिया में ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होगा जो अपने बच्चों को न चाहे। आप लोग मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हो, आपने कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। मॉम कहती है कि हाँ, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कब के इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर यहाँ पर शाओ एक फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पर उसकी सासू मॉम कहती है कि डिवोर्स का टाइम आ चुका है, अब तुम मेरे बेटों को डिवोर्स दे दो और आज्ञा का पालन करो। शाओ सोचती है कि अब मेरा इस दुनिया में मुझे क्या याद रखना, क्योंकि उसके पास कोई प्यार करने वाला नहीं था। वो सोच रही होती है, तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है। मिस्टर फू से फादर कहते हैं कि ये पैसे हमारे हवाले कर दो और तुम आगे मत आना, वरना हम बम फोड़ देंगे। फू कहता है कि पहले आप लोग शांत हो जाइए, शॉ को जाने दो। शॉ यहाँ पर पेरेंट्स को धक्का दे देती है, जिससे फादर साइड पर गिर जाते हैं। फू यहाँ पर शॉ के पास जाता है और यहाँ पर उसकी बम वाली रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। फादर साइड से कहते हैं कि अगर मैं गैम्बलिंग का भुगतान नहीं कर सकता तो हम एक साथ सबको ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पर वो बम वाली बटन दबा देते हैं। फू तो अभी भी कोशिश कर जा रहा था खोलने की। शाओ कहती है कि बहुत लेट हो चुका है, ये बम किसी भी वक्त फट सकता है। यहाँ पर फू उसे किस करता है, तभी यहाँ पर धम से ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर शाओ अपनी आईज ओपन करने लगती है। शाओ कहती है कि क्या हो रहा है। सामने पर मिस्टर फू की मॉम कहती है कि तुम बोल सकती हो। शाओ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी और कहती है कि ये क्या हो रहा है, और सोच रहा था कि मैं शाओ बन गया। एक्चुअल में यहाँ पर पंगा हो गया था। एक्चुअल में शाओ की और मिस्टर फू की सोल एक दूसरे की बॉडी में स्वाइप हो गई थी। वो तो यहाँ पर उसकी बॉडी में सोच रहा था कि ये मेरी बॉडी को क्या हुआ, और कहता है कि मैं इसकी बॉडी में कैसे आ गया, और बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ शाओ का भी कुछ यही हाल था। वो कहती है कि मैं इस बंदे की बॉडी में कैसे आ गई, ये सब क्या है। वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। यहाँ पर तो शाओ सोचती है लगता है कि मैं इस दुनिया से चली गई हूँ, इसी वजह से मैं फू बन गई हूँ। लगता है कि मैं सच में ऊपर ही पहुंच गई हूँ। शाओ तो मिस्टर फू की बॉडी में अपना फेस झाँक झाँक कर देख रही होती है मिरर में, और सोचती है कि जब मैं घबरा जाती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती। तभी शाओ का ख्वाब तोड़ते हुए असिस्टेंट कहता है कि बॉस, अब्रॉड वाले अभी भी आपसे अपना रिप्लाई मांग रहे हैं। शाओ तो कहती है कि मैं अपने तरफ फिंगर करके बोल रही होती है, और कहती है कि मैं रियलिटी में कुछ समझ नहीं पा रही, और ये सारा कुछ वो इशारों में बात करते हुए बोल रही होती है। तभी यहाँ पर फू आ जाता है और असिस्टेंट को जाने के लिए कहता है, जो कि शॉ की बॉडी में था। फू यहाँ पर सोचता है कि जो कि हमारी बॉडी की अदला बदली हो चुकी है, अब तो डिवोर्स का सवाल ही नहीं उठता, मैं उसे खुद को छोड़ने नहीं दूंगा। फिर कहता है कि शाओ तुम अभी भी जिंदा हो। फिर वो लोग याद करते हैं कि उनकी बॉडी स्वाइप किसकी वजह से हुई थी। तभी यहाँ पर मिस्टर फू की सिस्टर आ जाती है, मिनी कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट की वजह से मेरे ब्रदर की ये हालत हो गई है, परेशानी करना बंद करो। वो कहता है कि मैंने उससे अभी बात खत्म नहीं की है, तुम बीच में क्यों बोल रही हो। मिनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे ब्रदर से कहना क्या चाहोगी, जरूर उनसे पैसे मांग रही होगी। तुम्हें कहती हो कि तुम्हें 40 कौड़ी नहीं मिलेगी। वो कहता है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ से कैसे बात कर रही हो। मिनी कहती है कि मैं हमेशा से ऐसे ही बात नहीं करती तुमसे। खैर बकवास मत करो, ये लो डिवोर्स पेपर और साइन करो, और मैंने तुम्हें $1 मिलियन भी दे दिए हैं, और चुपचाप हमारी फैमिली से निकल जाओ, फिर तुम्हारी हमारी रिच फैमिली में कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। शाओ कहती है कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगी, और वैसे भी 100 मिलियन का घर क्या है, और बहुत सारी लग्जरी कारें हैं, मुझे यही पैसा दिया गया है। मिनी कहती है कि ब्रदर देखो ये कितनी ज्यादा ग्रीडी है, क्या तुमने इसे देखा अच्छी तरीके से, लगता है ये चाहती है कि तुम इस दुनिया से जल्दी ही पहुंच जाओ।
इस इनहेरिटेंस का उत्तराधिकारी बनना चाहती है। शाओ कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। बेचारी शाओ तो भोली वाली थी, यहाँ पर तो वो इन दोनों को टकाटक निहार रही होती है। तभी यहाँ पर सासू मॉम की कमी थी, वो भी आ जाती हैं और कहती हैं, बेटा मैंने सुना अभी कि तुम्हारी आवाज चली गई है, बेटा बताओ ये सच है या झूठ। शाओ तो पीछे की तरफ जा रही होती है और डर रही होती है। शाओ तो इशारों में कहने की कोशिश कर रही थी कि वो मैं हूँ और मैं वो है। बीच में नहीं कहती है, लगता है कि मेरा ब्रदर भी इसे ब्लेम कर रहा है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। वो कहता है कि मैं म्यूट लैंग्वेज समझता हूँ। वो कह रही है कि आप लोग पहले यहाँ से बाहर जाएं। हम कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम सीधे शाओ को बताना। फिर वो लोग यहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर फिर वो कहता है कि जब तक हम लोग अपनी बॉडी में वापस नहीं आ जाते तब तक तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन मत करना। शाओ कहते हैं कि मैं सोच रही थी कि हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी बॉडी को वापस से स्वाइप कर सकते हैं। शाओ कहती है कि भले ही तुम्हारे दिल में कोई और है लेकिन तुम अपनी मैरिज की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। शाओ सोचती है कि ये गुस्सा हो गया है क्या। जब वो अंदर की तरफ जा ही रही होता है तभी शाओ सोचती है कि मेरे बॉडी में तो कई टैटू हैं जहाँ पर इसका नेम लिखा हुआ है। फिर वो उसे पीछे से पकड़ते हुए कहती है, तुम प्लीज मेरी बॉडी को मत देखना। वो कहता है जो कि शाओ की बॉडी में था कि मैं बात कैसे लूंगा। शाओ कहती है कि मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हें बात करूंगी ना। फिर यहाँ पास वो ले गई होती है उसे। तभी यहाँ पर वो उसे जब ले गई होती है वो कहती है कि तुम अपनी आइज क्लोज करो। वो कहता है कि ठीक है मैं कर रही हूँ। तभी शाओ कहती है कि मेरे हार्ट में पेन क्यों रहा है, तुम्हें हार्ट डिजीज है ना। वो कहता है कि मेरी बॉडी अब तुम्हारी बॉडी है, तुम्हें उसकी केयर तो करनी पड़ेगी। जैसे ही वो फूकी जो है शर्ट की बटन ओपन कर रहा होता है तभी शाओ के तो यहाँ पर ब्लीडिंग होने लग गई थी नाक से। शाओ कहती है कि रहने भी दो, मैं जा रही हूँ। और कहती है कि तुम अपनी आइज बंद करके नहाना। जब वो यहाँ पास से शाओ चली गई होती है फिर जैसे मिनी खड़ी हुई थी। मिनी कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के रूम में बात लेने की। और कहती है कि तुम मेरे ब्रदर को सेड्यूस करना चाहती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी यहाँ पर वो जैसे ही कुछ सामान निकाल रही होती है खाने के लिए तभी यहाँ पर मिनी आती है। मिनी कहती है कि तुम्हारे रूम का शॉर्ट सर्किट खराब हो गया है इसलिए तुम रूम में मत जाना आज। शाओ सोचती है कि वहाँ पर तो फू है मेरी बॉडी में, वो तो वहाँ पर बात ले रहा है। फिर वो ना वहाँ पास भाग कर जाता है, फू के पास जाती है। फू से तो यहाँ पर अच्छी तरीके से सांस लेते हुए नहीं बन रहा था। शाओ कहती है कि मुझे मत डराओ, पूरे घर में लाइट है लेकिन तुम्हारी रूम की लाइट कैसे खराब हो गई। फिर यहाँ पर वो उसके लिए लाइट ऑन करता है और उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक हो। वो उसकी केयर कर रही होती है। यहाँ पर तो वो उसे देखकर एक फ्लैशबैक याद करता है। एक्चुअल में मिस्टर फू को अंधेरे से डर लगता है। हाई स्कूल टाइम पे शाओ ने मिस्टर फू की हेल्प की थी। शाओ कहती है कि मुझे नहीं पता कि पूरे स्कूल की बिजली कैसे चली गई है, तभी उसे उजाले के पास ले आई थी। यहाँ पर फिर वो शाओ का फेस टच करते हुए सोचती है कि जो चीजें मैंने 15 इयर्स की एज में नहीं की, क्या बहुत ज्यादा लेट हो गया है। यहाँ पर वो तो उसे किस करने वाला था। इसी के साथ हमें आगे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फू उसे प्रपोज करने वाला था। एक्चुअल में फू ना उसे हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता था। यहाँ पर तो शाओ को पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो क्या बोलने वाला है। और उसे पहले ही कह देती है कि अगर ऐसे वैसे वर्ड्स बोले जाते हैं तो हमारे बीच दोस्ती भी नहीं रहेगी। यहाँ पर तो शाओ कहती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो और उसे उठाती है और उसे अपने रूम पे ले आई थी। फिर उसे याद आता है कि वो इस रूम में क्या क्या रखी है। फिर वो कहती है कि उससे झूठ बोलते हुए कि यहाँ पे ना मेरे बहुत ज्यादा अंडरवियर हैं तो इसलिए तुम अपनी आइज क्लोज कर लो, मैं जब तक हटा लूंगी। शाओ कहती है कि मैं तुम्हें डिनर कराने के लिए ले जाऊंगी। तभी यहाँ पर शाओ के फोन में मैसेज आता है जहाँ पर ओल्ड लेडी ने कहा है कि आप जल्दी ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दें। वो सोचता है अच्छा तो डिवोर्स की बातें चल रही हैं। नेक्स्ट सीन में वो तो यहाँ पर शाओ के ऑफिस में जाता है। जब वहाँ पे वो पहुंच जाता है वहाँ पे एक बंदी कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। शाओ की बॉडी में तो फू था। वो कहता है कि 90% से ज्यादा बिक्री मैं अकेले करती हूँ, तुम मुझे स्टोर से बाहर निकालने के लिए कह रही हो। वो बंदी कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरी दुकान जैसे चाहे वैसे चला सकती हो, चली जाओ यहाँ से। ये लोग तो यहाँ पर उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती हैं। शाओ यहाँ पे असिस्टेंट से कहती है कि मैं तुम्हारी बॉस की वाइफ हूँ, तुम मुझसे मदद नहीं मांगते और यहाँ पर तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। वो उससे फोन मांगता है और यहाँ पर फिर शाओ को कॉल करता है। तो उसी तरफ शाओ का भी यही हाल था, एक तो उसे काम की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। सभी लोग यहाँ पर उससे पूछे जा रहे थे क्वेश्चंस और यहाँ पर बिजनेस मीटिंग चल रही थी। उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही होती है। ये इन्वेस्टर तो उसे प्रेसिडेंट के पद से हटाना चाहते थे। शाओ को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो सोचती है कि हटाना क्यों चाहते हैं मुझे। एक इन्वेस्टर कहता है कि हम तुम्हें बोलने की अनुमति देते हैं, जो कहना है बोलो। शाओ सोचती है कि मैं बोल नहीं सकती। तभी यहाँ पर फू से कॉल करते हैं। फिर फू ना यहाँ पर सबको संभाल लिया होता है। सभी लोग जब यहाँ से चले गए होते हैं तभी यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है। फोन तो अभी भी ऑन होता है। असिस्टेंट कहती है कि मैं आपकी न्यू असिस्टेंट हूँ बॉस। शाओ उसे देखते हुए सोचती है कि इसकी तो बॉडी परफेक्ट है, ये तो मॉडल बन सकती है ड्रेस पहनने के लिए वेडिंग। यहाँ पर तो उसका फेस टच करके देख रही होती है। वो लड़की तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि सोचती है कि मिस्टर फू यहाँ के प्रेसिडेंट मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर तो वो बंदी कहती है कि
एक रेस्टोरेंट है हमारा, अब वहाँ पर खाना खाने के लिए चलेंगे। शाह तो मान जाती है। वो भी यहाँ पर उसकी सारी बातें फोन पर सुन लेता है और सोचता है कि तुम सच में मुझे वॉरेट कर रही हो, और असिस्टेंट से कहता है कि जाकर देखो कि कौन सा रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट सीन में भी रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर शाह उसी लड़की के साथ आ रही होती है, लेकिन सामने तो वो पहले से ही बैठा होता है। शाह तो डर गई होती है और सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं मैं उसकी बॉडी के साथ ये सब करते हुए पकड़ी न जाऊँ, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। शाह दांत दिखाते हुए कहती है कि हाय। यहाँ पर तो वो कह रहा होता है कि आइए। ये बंदी कहती है कि ये है कौन जो हमें इस वुमेन के साथ टेबल शेयर करनी पड़ेगी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम दोनों एक साथ खा सकती हो, आओ बैठो। शाह कहती है कि मुझे ना कुछ लेने जाना है इसलिए मैं चलती हूँ। वो बंदी उसे रोक लेती है। वो कहता है कि क्या इसने तुम्हारे लिए पे किया है। असिस्टेंट कहती है कि आप जो चाहे वो ले सकते हैं बॉस, ये मेरा रेस्टोरेंट है। वो कहता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट है तो देखो जरा किसका है। तभी शाह उसमें देखकर कहती है कि ये एक बुफे रेस्टोरेंट है तो ऐसा सबके पास होना चाहिए, ये मेरा रेस्टोरेंट है इसलिए मैं पे कर दूंगा। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें एग्री दिख रही हूँ, वही पे करेगी। असिस्टेंट कहती है कि तुम हो कौन। मिस्टर फो ने सारी बीती बातें पहले ही भूल चुके हैं। मैं सही कह रही हूँ ना बॉस। वो कहती है कि उनका अंतिम निर्णय होगा, वही ये फैसला ले सकती हैं। असिस्टेंट तो कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है क्या ये मिस्टर फो की वाइफ है। वो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं मिस्टर फो की वाइफ हूँ, डिनर की पेमेंट तुम्हें ही करनी पड़ेगी। खैर असिस्टेंट तो डर गई थी। यहाँ पे शॉ चली गई होती है। यहाँ पर वो कहता है जो कि शॉ की बॉडी में था, अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो तुम्हें लाइक नहीं करता। ये बंदी तो बेचारी गलतफहमी में जी रही होती है और कहती है प्रेसिडेंट की वाइफ मिस्टर फू आप में रुचि नहीं रखते, मैंने पहले कभी कोई ऐसा नया मॉडल नहीं देखा। बॉस ने तो मेरे कमर पर हाथ रखते हुए कहा है मैं उनकी मैरिज की ड्रेस पहनने के लिए परफेक्ट मॉडल हूँ। क्या इतना कहने से क्लियर नहीं होता है कि वो चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट वाइफ बनूं? या आप हमें अकेला नहीं छोड़ सकती, दूसरी मैच में जाकर बैठ जाइए। और उसने तो पर्स को भी नीचे गिरा दिया होता है। तब यहाँ पर शाह आ जाती है। शाह उस पर्स को उठाती है और सोचती है कि मेरा इस ब्रांड के पर्स से कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर फू शाह से कहता है कि चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें घर में अच्छे से खाना खिलाती हूँ। नेक्स्ट सीन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है जहाँ पर शाह खड़ी हुई थी। उसे तो कुछ नहीं पता चल रहा था, सामने से तो सारे रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे। तो उसी तरफ यहाँ पर मॉम फू को शाह समझकर यहाँ पर पकड़वा देती हैं गार्ड से और कहते कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम मेरे बेटे की कंपनी में एंटर नहीं कर सकती, तुम्हें आने का कहीं से भी अनुमति नहीं है। तभी यहाँ पर वो कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, मुझे अंदर जाने दीजिए वरना मिस्टर फू यहाँ पर नियंत्रण खो देंगे और सब कुछ छोड़ देंगे। तो उसी तरफ रिपोर्टर शाह से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे और कहते हैं कि हमने सुना है कि आप बोल नहीं सकते। शाह सोचती है कि मेरा तो दिमाग चकरा रहा है, ऐसा लगता है कि स्टेज में खड़ा करके ये लोग मुझे टीचर्स की तरह क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तभी हमें एक हाई स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शाह को मिलकर बहुत सारे क्लासमेट्स बुली कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है। मिस्टर फू यहाँ पर उसकी हेल्प करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बेकार बोलती हो, चुप रहना बेहतर है, अपने आप को अच्छे कर्म दो। शाह यहाँ पर उसकी बातें सुन रही होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर फू एंटर करते हैं। तभी यहाँ पर वो ही लाइन वो दोहराते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बेकार की बोल है, चुप रहना बेहतर है, अपने अच्छे कर्म रखो। और कहते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी मैरिज की 3rd एनिवर्सरी के लिए है। अभी तक मिस्टर फू जानबूझकर चुप थे, मेरे आने का वेट कर रहे थे, मुझे इतना लेट हो गया, मैं इसके लिए आप लोगों से अपॉलॉजी करती हूँ। और कहता है कि ये ब्रांड मैंने अपने नाम पे बनाया है, मुझे होप नहीं थी कि मैं एक दिन मिस्टर फू के बगल पे खड़ी हो पाऊंगी। कहती है कि मैं और मिस्टर फू हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। शाह तो उसकी बातें सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सब चीज के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि ये सब करने से और भी हमारे शेयर बढ़ गए हैं। शाह सोचती है मैं सोच रही थी कि मुझसे लव करता है, ये बस तो अपनी कंपनी के शेयर बढ़वाना चाहता था। शाह असिस्टेंट से कहती है कि जाओ जाकर काम करो। असिस्टेंट कहता है कि क्या काम करो बॉस। शाह कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी काम नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं बॉस, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं जा रहा हूँ। वो तो यहाँ से भाग जाता है। तभी जब शाह यहाँ पर बैठे सोच ही रही होती है, तभी यहाँ पर वही असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि कांग्रेचुलेशन बॉस। उसके बाद तो सारे सामने की तरफ थे। शाह तो उसे देखकर एक पल के लिए बहुत ज्यादा डर जाती है। शाह कहती है कि तुम कौन हो, फिर कहती है उसके बाल हटाते हुए कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कहती है कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ। असिस्टेंट तो यहाँ पर रोने जैसा फेस बनाई हुई थी। शाह कहती है कि क्या बात है, तुम आराम से बैठकर मुझे बताओ। वो बंदी कहती है कि तुम में से कोई भी मैन अच्छा नहीं होता है, मैं उसके लिए काम करती थी, उसके करियर पर सपोर्ट करती थी, उसने फेमस होने के बाद मेरा सारा पैसा हड़प लिया, इसके अलावा उसने मेरे साथ बदतमीजी भी की और बहुत ज्यादा मुझे कूटा भी है। फिर हमें वही बंदी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा तो काफी ज्यादा पीकर आता है और उससे पैसे मांग रहा होता है और उसके साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेव कर रहा था और उसे डिवोर्स देने के लिए कहता है और कहता है कि चली जाओ मेरे घर से, और उसे घर से भी भगा दिया होता है।
ये बंदी तो यहाँ पर ये सब बता बता कर बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है। चाहो कहती है कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें उसे छोड़ने पर मदद करूंगी। आज रात उसे बदले लेने के बारे में सोचो, मैं तुम्हें कहीं ले चलूंगी। दूसरी तरफ वो का भी कुछ यही हाल था। उसको ना उसकी बॉस चिल्ला रही होती है, कहती है कि तुमसे एक सामान भी बेचा नहीं जा रहा है, और उसके ऊपर फाइल फेंक देती है। वो सोचता है कि गूंगा होना भी कितना कष्टदायक होता है। एक्चुअल में उनकी बॉडी फिर से स्वाइप हो गई होती है। इनकी बॉडी अपनी अपनी जगह में इनके सोल आ गई थी। बाद में यहाँ पर शाओ को उसकी बॉस ब्राइडल ड्रेस पहनाकर बाहर ले आई थी। शाओ जो कि भोली वाली थी वो कुछ नहीं कह पाती। यहाँ पर कुछ बंदे आकर कहते हैं कि ये ड्रेस फेक है और उसे टच करने वाले थे। तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और कहते हैं कि ये ड्रेस मैं 1 बिलियन में खरीदता हूँ। शाओ मिस्टर फू की तरफ देखते हुए सोचती है कि ये वुमेन है जिससे सिटी की सभी वुमेन्स मैरिज करना चाहती थी। मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हूँ। मैं मिस्टर फू को 10 सालों से जानती हूँ। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काफी समय हो गया है जब मुझे पता चला कि मैं रियलिटी में बोल नहीं सकती, लेकिन ये गलत है, मैं बोल सकती हूँ। तभी वो बोल कर बोल रही थी। तभी यहाँ पर फू आ जाता है। शाओ तो डर जाती है। वो कहता है कि डोंट वरी, मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी क्लास्ट्रोफोबिया है। जब भी मैं किसी अंधेरी जगह में होता हूँ मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ट्रांसलेटर बन सकता हूँ। शाओ कहती है कि मुझे डॉक्टर से मिलना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ पर मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे की क्लासमेट थी ना, इसलिए तुम मैरिज विटनेस बन जाना। शाओ कहती है कि नहीं, मेरी भी ऑलरेडी मैरिज हो रही है। सोच रही थी कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ, मैं तुम्हारी मैरिज नहीं देखना चाहती। फिर यहाँ पर मिस्टर फू अंदर चले गए होते हैं। शाओ तो यहाँ पर खड़ी रह जाती है। तब यहाँ पर एलिन आती है। क्या तुम मेरे साथ अपनी मैरिज की ड्रेस बदल सकती हो? मुझे तुम्हारी वाली ज्यादा पसंद आई है, बोलती है। शाओ कहती है कि ठीक है। दूसरी साइड मिस्टर फू सोचते हैं कि आज की मेरी प्लानिंग बर्बाद नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में मिस्टर फू ने शाओ को प्रपोज करने का प्लान बना रखा था। गार्ड बताता है कि दुल्हन गायब हो गई है। फू कहता है कि उसे पूरी सिटी में खोजो, और फोटो दिखाते हुए कहता है कि उसने ये ड्रेस वियर कर रखी होगी। दूसरी तरफ शाओ ने ड्रेस पहनी हुई थी और कहती है कि मैंने ये ड्रेस वियर कर ली है। तभी यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और वो देखते हैं कि वो ड्रेस पहनी हुई थी शाओ। साइड से तो एलिन दादी खा रही होती है। शाओ कहती है मुझे छोड़ो। वो लोग उसे उठा कर ले जाते हैं मिस्टर फू के पास। फिर शाओ सोचती है कि एलिन ने उसे ड्रेस चेंज करने के लिए गई थी, इसका मतलब कि वो बलि का बकरा ढूंढ रही थी। शाओ मिस्टर फू से कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। शाओ सोचती है कि इस मैरिज से बचने का एक ही तरीका है। फिर वो ना अपने ऊपर स्लैब चढ़ने वाली थी खुद को। तभी यहाँ पर मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस फू, क्या तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो और यहाँ पर गूंगी होने का नाटक कर रही हो? यहाँ पर उसे अपने साथ ले जाता है। बाद में मॉम कह रही होती है कि मैं इसे ब्राइडल नहीं बनने दूंगी। मिस्टर फू कहता है कि ये मैरिज तो होकर रहेगी, और शाओ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की कमी है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, तुम मुझसे मैरिज कर लो। फिर यहाँ पर शाओ तो फिर साइन कर देती है, और पढ़ी भी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट को। मिस्टर फू कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। शाओ कहती है कि नहीं। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को पहल नहीं कर सकती समाप्त करने में, अगर करती हो तो तुम्हें 1 बिलियन पे करना होगा। शाओ तो उसकी बात ही सुनकर शॉक हो जाती है और मुंह वगैरह बना रही होती है। नेक्स्ट सीन में शाओ मिस्टर फू की फोटो देखते हुए सोचती है कि मैं 3 सालों से तुम्हारे लिए गूंगी बहरी बनी हुई हूँ, मेरा सपना जागना चाहिए। तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है। बाद में जब यहाँ पर मिस्टर फू आता है तो सामने पे लगा हुआ लेटर पढ़ता है, और उसमें लिखा था कि मैंने अपने फादर से बात कर लिया है। मिस्टर फू कहता है कि नहीं, वो मुझे फिर से डिवोर्स देना चाहती है, ये नहीं हो सकता। खैर इसी सस्पेंस के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए